दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव शुक्राणु की संरचना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला जो आपका हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा मानव शुक्राणु का परिचय। तो आप यहाँ पर इसके परिचय को जान ले कि आखिरकार ये मानव शुक्राणु होता क्या है, उसके बाद में इसके यहाँ संरचना को जानेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मानव शुक्राणु मानव के संतान की उत्पत्ति का पहला कारक है जो मादा के अंडाणुओं से मिलकर उसकी उत्पत्ति करता है। इसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है तथा ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहला शीर्ष, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पुच्छ। अब इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों होता क्या है। सबसे पहले आप जानिए मादा और नर का मतलब। नर का मतलब होता है पुरुषों से, ठीक, यानी पुरुष होते हैं नर, और मादा का मतलब होता है महिलाएं, ठीक। तो जब पुरुष जो होता है, पुरुष के अंदर यानी कि नर के अंदर पाया जाता है शुक्राणु, ठीक, और मादा के अंदर पाया जाता है अंडाणु, ठीक। अब ये दोनों जब प्रजनन करते हैं तो इसके दौरान ये जो शुक्राणु होता है ये शुक्राणु मादा में ट्रांसफ़र हो जाता है और मादा में पाया जाता है अंडाणु। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये हमने जान लिया कि आखिरकार ये शुक्राणु होता क्या है, यानी कि शुक्राणु का परिचय हमने जान लिया। अब जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो शुक्राणु है इसकी लंबाई होती है 60 माइक्रोमीटर और उसके बाद में ये जो आपका शुक्राणु है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें जो आपका सबसे ऊपरी भाग यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको बोला जाता है शीर्ष। मध्य में यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको बोला जाता है मध्य भाग, और जो लास्ट में नीचे वाला ये जो पूंछ की आकृति की जो भाग दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है पुच्छ। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इस शुक्राणु की। अब चूंकि हमको पता है कि जो शुक्राणु होता है इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। हमारा पहला शीर्ष है, दूसरा मध्य भाग है और तीसरा पुच्छ है। तो अब जो हमारा हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा शीर्ष, और इसमें हम लिखेंगे कि इस भाग में मुख्यतः गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। शीर्ष का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है जो ग्लाजी काय द्वारा निर्मित होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। इस प्रकार यह निषेचन में सहायक होता है। अब इतनी बातें यहाँ पर जो हमने लिखा दी इसको अभी आप नहीं समझ पाए होंगे। अब इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, इसमें एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा तब आप अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने पूरा शुक्राणु का चित्र ड्रा कर दिया। अब इस शुक्राणु के चित्र में जो सबसे ऊपरी भाग ये है, शीर्ष का जो सबसे ऊपरी भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम होता है ये एक ग्लाजी काय द्वारा निर्मित होता है और ये एक झिल्ली होता है और इसके अंदर भरा होता है एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है ध्यान से समझिए दोस्तों। होता क्या है कि जब नर द्वारा निकला हुआ शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो उन अंडाणु और शुक्राणु दोनों को घोलने के जो काम आता है वो यही आता है। जो एंजाइम इसमें भरा होता है आपके इस एक्रोसोम में, यही एंजाइम निकलकर अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने का कार्य करता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द आया था निषेचन। निषेचन का मतलब क्या है कि निषेचन का अर्थ होता है अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, यही निषेचन कहलाता है। और उसके बाद में अब इस शुक्राणु के ऊपरी भाग अर्थात एक्रोसोम के नीचे यहाँ पर बीच वाले भाग में अगर आप देखें तो ये वाला जो भाग है इसमें होते हैं गुणसूत्र। और आपको पता है कि मनमानों में जो गुणसूत्र होता है वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 का जोड़ी होता है, ठीक है। अब आपको जानना ये जरूरी है कि गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। तो गुणसूत्र क्या करता है कि जो आनुवांशिक गुण होता है
उसको संतान में ले जाने का कार्य करता है। यानी कि ये जो गुणसूत्र है, इसी गुणसूत्र की सहायता से ये निर्धारित किया जाता है कि जो उत्पन्न संतान होगा वो बच्ची होगी या बच्चा होगा। इस चीज़ का यहाँ पर निर्धारण ये गुणसूत्र करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया शीर्ष, जिसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब इसके बाद में अब हमारा हेडिंग पड़ेगा मध्य भाग, और इसमें अब हम लिखेंगे इस भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। इस अक्षीय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आप ध्यान से समझिए इसका मतलब। सबसे पहले तो इसमें एक शब्द आया है तारक काय। तारक काय क्या होता है दोस्तों? तारक काय जो होता है इस गुणसूत्र में पाया जाता है, और ये 2 जोड़ी में पाया जाता है। इसका कार्य होता है कि ये जो है शुक्राणु जो है, शुक्राणु का जो पूंछ है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें इस चित्र में, तो तारक काय क्या करता है कि ये जो शुक्राणु की पूंछ है इसके निर्माण में ये कार्य करता है, यानी कि इसके निर्माण के क्रिया को ये करता है। साथ में ये जो तारक काय है ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अब कोशिका क्या है इस चीज़ को जान लीजिए। जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, जैसे एक ईंट होता है, ईंट छोटे छोटे मिट्टी के कण से मिलकर बना होता है। ठीक, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना। ठीक, तो कोशिका विभाजन का कार्य ये तारक काय करता है। तो तारक काय के बारे में आपने जान लिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका मध्य भाग है, मध्य भाग में आपके पाए जाते हैं अक्षीय तंतु, यानी कि यहाँ से अक्षीय तंतु स्टार्ट होता है निकलना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अक्षीय तंतु यहाँ से निकलता है और ये पूरे पुच्छ तक जाता है। ठीक, उसके बाद में इसके अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये जो आपका अक्षीय तंतु है इसके चारों ओर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके मन में आया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका जो होता है, यानी जिससे हमारा शरीर, छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, उन्हीं कोशिकाओं की बात करें तो उन्हीं कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक, बिखरा हुआ होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है कि इस शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इतनी बात आपने जान ली। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो आपका शुक्राणु है इसमें जो तारक काय होता है इसके पुच्छ के निर्माण में कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया मध्य भाग। उसके बाद में अब हम अंतिम भाग यानी कि पुच्छ पर आ जाएंगे। तो अब हमारा हेडिंग पड़ेगा पुच्छ, और इसमें अब हम लिखेंगे ग्रीवा व मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है जिसे मुख्य खंड कहते हैं, तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है उसे अंत्य खंड कहते हैं। इसको आप समझिए। जैसे ये जो हमारा शुक्राणु है, शुक्राणु का जो मध्य भाग था ये कोशिका द्रव्य से बना, यानी कि इसमें ये जो बाहरी भाग माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर इस तरफ देखें तो ये कोशिका द्रव्य इसमें भी था। उसके बाद में ये जो हमारा नीचे पूंछ वाला भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाता है पुच्छ। अब ये जो पुच्छ है इस पुच्छ के बीच में जैसे मध्य भाग में ये जो आपका अक्षीय तंतु आ रहा था तो ये अक्षीय तंतु इस पुच्छ में भी होता है। ठीक, उसके बाद में इस पुच्छ के आधे भाग, जैसे इस मध्य भाग के नीचे अगर आप देखें तो ये जो भाग होता है यहाँ पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य जहाँ पर उपस्थित होता है इस पुच्छ में वो हमारा कहलाता है मुख्य खंड, और अंतिम छोर पे कोशिका द्रव्य नहीं उपस्थित होता है तो इसलिए हमारा ये अंत्य खंड कहलाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा हो कोशिका द्रव्य क्या है? तो विशेषकर ध्यान दीजिए कि जो आपका शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका जो होती है कोशिका के अंदर पाया जाता है एक केंद्रक, ठीक, जिसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये जो केंद्रक है कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक को छोड़कर
कोशिका के केंद्रक को छोड़कर बाकी जितना जो भाग होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो यही हमारा कोशिका द्रव्य से ये बना होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया शुक्राणु, जिसको पूरे आसान वे में आपने समझ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग पड़ रहा है इस वीडियो में। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।